हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 12 दिसंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट बनते हैं, उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो यूनिसेफ है इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 11 दिसंबर, बी ऑप्शन है 7 दिसंबर, सी ऑप्शन है 2 दिसंबर और डी ऑप्शन है 6 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, इसीलिए 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाते हैं। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हर वर्ष यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की स्थापना की थी। यानी कि 11 दिसंबर को ही 1946 में यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके द्वारा यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। बात करें जब शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया था उसके बाद काफ़ी सारे लोगों की जाने गई थी, जिसमें कई जो बहुत सारे जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए थे, बेघर हो गए थे। तो उन बच्चों को, जो कि यूरोप और एशिया के जो बच्चे थे, उन बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए ये जो संस्था है यूनिसेफ, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिमुताल्बा जीन इमैनुअल ओयोड्रागो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? यानी कि जो रिमुताल्बा है जीन इमैनुअल ओयोड्रागो, इनको किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है बुर्किना फासो, बी ऑप्शन है घाना, सी ऑप्शन है केन्या और डी ऑप्शन है नाइजीरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी बुर्किना फासो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका की एक कंट्री है। इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो हाल ही में रिमुताल्बा जीन इमैनुअल ओयोड्रागो को नियुक्त किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं यही नए जो प्रधानमंत्री हैं वो बनकर के आए हुए हैं। और डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो बुर्किना फासो के सैन्य संगठन है वहां का जुंटा, उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के सरकार को भंग करने के बाद रिमुताल्बा जीन इमैनुअल ओयोड्रागो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यानी कि वहां की जो सरकार थी उसको, जो सैन्य संगठन है वहां का जुंटा, उसके द्वारा भंग कर दिया गया और नए प्रधानमंत्री को वहां पर नियुक्त किया गया है। सितंबर 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंटियागो दामिबा को हटाकर जुंटा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यानी कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनको जो जुंटा है वहाँ के सैन्य संगठन, उसने उनको हटा करके वहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अब जाकर के वहाँ की सरकार को भी भंग करने के बाद नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा जो उतार चढ़ाव है वहाँ के गवर्नमेंट में देखने को मिल रहा है। जिन्होंने पहले राष्ट्रपति रोचमार्क काबोर को हटा दिया था, यानी कि इन्होंने क्या किया था, जो पहले राष्ट्रपति, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रोचमार्क काबोरे, उनको हटा करके फिर जो यहाँ का जो सैन्य संगठन है उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। आगे बात करें, आया है बुर्किना फासो आया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का जितना भी पार्ट है इसका, फिर रेड कलर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ, तो ये सभी जो सीमा है ये बुर्किना फासो देश है, ये इसका मैप है। और इसकी जो राजधानी होती है वो ओगादागो होती है, इसकी राजधानी होती है ओगादोगो। और जो वर्तमान में यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है CFA फ्रैंक, ये यहाँ की करेंसी होती है। आगे अगर हम बात करें तो नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग यानी कि CND नारकोटिक्स ड्रग आयोग ने 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना है? यानी नारकोटिक्स के द्वारा 68वां जो सत्र की अध्यक्षता की जा रही है वो किस देश में की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है रूस, सी है भारत और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत देश को चुना गया है नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें
तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। वियना में जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं राजदूत शंभू एस कुमारन, इन्होंने आधिकारिक तौर पर यह पदभार ग्रहण कर लिया है और भारत इस बार इसकी अध्यक्षता करने वाला है। CND की बात करें अगर, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की अगर बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र के तहत वैश्विक ड्रग संबंधी मुद्दों के लिए ये मुख्य नीति निर्माण निकाय है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो वैश्विक ड्रग संबंधी जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर बात करने के लिए, उन पर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है वो आयोजित करने के लिए ये एक आयोग गठित किया गया है, जो कि नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग है। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिटिल गर्ल बर्ड, जिसे हाल ही में दिल्ली NCR में देखा गया, किस क्षेत्र का मूल निवासी है? यानी कि किस क्षेत्र का मूल निवासी एक लिटिल गर्ल बर्ड है, ये एक चिड़िया है जो कि दिल्ली NCR में भी हाल ही फिलहाल में देखी गई है। और ये किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो ये ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, बी है यूरेशिया, सी है अंटार्कटिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेशिया। यूरेशिया जो बेसिकली जो पार्ट होता है वो यूरोप और एशिया जहाँ पर मिलते हैं वहाँ का मिला हुआ वो सारा जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं यूरेशिया। मान लो ये यूरोप है इधर और ये इधर एशिया का पार्ट है, और यहाँ पर जो इन दोनों का पार्ट मिल करके जो बनता है उसे हम यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया का क्षेत्र का मूल निवासी है लिटिल गर्ल बर्ड, जिसे हाल ही में दिल्ली NCR में देखा गया है। यही है लिटिल गर्ल बर्ड, जिसे हाल ही फिलहाल में कहाँ देखा गया है? दिल्ली NCR में देखा गया है। आगे अगर हम बात करें तो यूरेशिया का मूल निवासी पक्षी लिटिल गर्ल, ये पहली बार दिल्ली NCR में देखा गया। ये दुनिया की सबसे छोटी गर्ल प्रजाति है, यानी कि गर्ल प्रजाति की जितनी भी बर्ड होती हैं उनमें ये सबसे छोटी प्रजाति है। इसकी जो लंबाई है वो 25 से 30 सेंटीमीटर, पंखों का फैलाव 68 से 78 सेंटीमीटर, 61 से 78 सेंटीमीटर, और जो इसका वजन होता है वो 68 से 162 ग्राम इसका वजन होता है। यह जो पक्षी है वो लैरिडी परिवार से संबंधित रखती है और यह एक प्रवासी पक्षी है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में ये जाती है। अगले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का काम कहाँ पूरा हुआ? यानी कि किसके द्वारा भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो काम चल रहा था उसको पूरा किया गया? तो ये ऑप्शन है IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT कानपुर, सी ऑप्शन है IIT दिल्ली और डी ऑप्शन है IIT बॉम्बे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास के द्वारा भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का जो काम चल रहा था उसे पूर्ण कर लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं भारत फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कंप्लीटेड, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। तो हाल ही में IIT मद्रास ने 410 मीटर का हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा कर लिया है। इसकी जो घोषणा है वो केंद्रीय रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने की हुई है। इस परियोजना में रेलवे, IIT मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम का और साथ ही साथ IIT मद्रास के स्टार्टअप TUTR के बीच का जो सहयोग है ये शामिल है, यानी कि इन सभी लोगों ने मिल करके इसका जो परीक्षण है वो पूरा किया है, उसका निर्माण पूरा किया है। सुझाव सबसे पहले 2012 में एलन मस्क ने दिया था, यानी कि जो हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक बनाने का जो सुझाव था वो सबसे पहले 2012 में एलन मस्क के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में मनामा वार्ता 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? यानी कि जो मनामा वार्ता है 2024 की, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है लेबनान, बी है बहरीन, सी है सऊदी अरब और डी है ओमान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बहरीन में मनामा वार्ता 2024 का आयोजन किया गया, जहां पर अभी हाल ही में अपने देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी वो वहां पर पहुंचे। तो मनामा वार्ता बहरीन में होने वाला एक वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन है और यह क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है, यानी कि जो भी सुरक्षा के मुद्दे हैं क्षेत्रीय वाइज कह सकते हैं, एक देश से दूसरे देश की जो भी सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर इसके अंतर्गत बातचीत होती है। एस जयशंकर जी जो थे वो बहरीन में मनामा वार्ता में विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षा से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे उनको वहां पर संबोधित किया। इस वर्ष का जो विषय रहा वो क्षेत्रीय समृद्धि और सुरक्षा पर केंद्रित था, यानी इस वर्ष जो इसका मेन मुख्य फोकस रहा वो जो क्षेत्रीय समृद्धि है और क्षेत्रीय जो सुरक्षा के मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर बातचीत की गई। जयशंकर जी जो कि विदेश मंत्री हैं
वो यात्रा के दौरान 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, जो 2 देशों की यात्रा इसमें शामिल है, और वो 7 दिसंबर को बहरीन पहुंचे और बहरीन में ही मनामा वार्ता में इन्होंने भाग लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MDR रामचंद्रन का निधन हुआ, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे? यानी कि MDR रामचंद्रन का हाल ही में निधन हुआ, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है पुदुचेरी, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी पुदुचेरी के जो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहे थे, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, MDR रामचंद्रन, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का 9 दिसंबर को निधन हो गया। इनकी जो उम्र थी ये 90 वर्ष के थे और वृद्धावस्था के कारण होने वाली जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, उनसे ये पीड़ित थे और इनका निधन हो गया। रामचंद्रन जो है ये जब द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी यानी द्रमुक पार्टी में जब ये थे, तो उससे ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय नौसेना में नए वॉरशिप यानी INS तुसील का कमीशन किया? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है एस जयशंकर, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने भारतीय नौसेना में नए वॉरशिप INS यानी कि नेवल शिप होती है, ये इसका नेवल शिप जो है तुसील, इसका जो कमीशन वो किया हुआ है। डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 9 दिसंबर को रूस में भारतीय नौसेना के नए वॉर शिप INS तुसील को कमीशन किया। ये जो वॉरशिप है एक एडवांस स्टेल्थ क्लास मिसाइल फ्रिगेट है। भारतीय नौसेना के लिए ये रूस में बनी जंगी जहाज INS तुसील को रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में कमीशन किया गया, यानी कि रूस में ही ये बनाई गई है भारतीय नौसेना के लिए। नाम है इसका INS तुसील और इसको रूस में ही, रूस का एक तटीय शहर है कालिनिनग्राद, उसी में इसको कमीशन किया गया है। बात करें ये वॉरशिप का डिजाइन, इससे रडार से बचने की क्षमता और बेहतर स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि इसका जो डिजाइन जो कुछ भी बनाया गया है उससे जो रडार होगा, रडार भी इसको पकड़ नहीं पाएगा, उससे भी बचने में इसकी क्षमता जो होती है वो दर्शाती है। बात करें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो तुसील के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये क्रिवाक 3 कैटेगरी का युद्धपोत है। ये 533 किलोमीटर की 2 टारपीडो ट्यूब्स से लैस है। 30 दिनों तक समुद्र में रहने की इसकी क्षमता है, यानी कि 30 दिनों लगभग 1 महीने तक ये समुद्र में रहने की इसकी क्षमता है। लंबाई जो है इसकी वो है 126.5 मीटर। वजन है इसका 3900 टन। स्पीड है इसकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा और नेवल गन A190E इससे लैस है ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है, यानी इलेक्ट्रॉनिक से जो भी वॉरफेयर सिस्टम्स हैं वो इनमें लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जो नेशनल क्रिकेट लीग है उसको ICC ने बैन कर दिया, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया है? तो ये ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका की जो नेशनल क्रिकेट लीग है इसको ICC ने बैन कर दिया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट जो लीग है NLC इसको बैन कर दिया है। इसने एक लेटर जारी करके ये बताया कि जो लीग है, यानी कि जो नेशनल क्रिकेट लीग है, ये प्लेइंग 11 नियमों का जो पालन है उसने नहीं किया। यानी कि बात करें ये T20 के फॉर्मेट के इनका जो टूर्नामेंट था उसमें इन्होंने 6 से 7 जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो खेल खिलाए गए थे, उनको मैदान में उतारा गया था, जिस कारण से इसको बैन कर दिया गया है। बात ये थी कि 6 से 7 जो प्लेयर्स हैं वो अमेरिका के ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, T20 फॉर्मेट के जो भी टूर्नामेंट होने वाला था उसमें 6 से 7 विदेशी खिलाड़ियों को इन्होंने शामिल किया और इसी कारण इनको ICC के द्वारा बैन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले
पहले भारतीय बने, यानी कि कौन से ऐसे ग्रैंड मास्टर हैं जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल की है और जबकि उन्होंने जिनको हराया है उनकी उम्र है 66 साल और ऐसा कारनामा दिखाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये ऑप्शन है डी गुकेश, बी ऑप्शन है राशिद जियाददिनोव, सी ऑप्शन है आरिफ कपिल और डी ऑप्शन है अश्वथ कौशिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी आरिफ कपिल जो है ये 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये दिल्ली के रहने वाले हैं और चेस यानी शतरंज के खिलाड़ी आरिफ कपिल ने 66 साल के ग्रैंड मास्टर को ये हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इनकी जो उम्र है वो 9 साल 2 महीने और 18 दिन की है और इन्होंने अपने से 57 साल बड़े अमेरिका के ग्रैंड मास्टर राशिद जियाददिनोव को हरा दिया है। ये क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले दुनिया के तीसरे सबसे उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिए। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।